मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YY के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने सेट 1 से लेकर सेट 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न पहले का बताया गया है समुच्चय A बराबर A, B में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। तो ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, ये हो चुका है प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों बता देते हैं, देख लो। सेट 3 बात करेंगे हम 324 XC की। प्रश्न जो था 1 का अड़ा, तो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा सेट 3 324 XC, तो आपको मिला होगा प्रश्न पहले का अड़ा। तो बताओ डायरेक्ट टिक लगा दें? ये लो टिक लग गया। 16 आंसर सीट है इसके। अब लिखोगे कैसे हम आपको बताते हैं। पेपर में आपको कॉपी मिलेगी, लिखने का जो तरीका होगा जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे वैसे ही लिखना जाके। ये मेरा आपसे वादा है कि गणित में 100 में से 100 ही आएंगे। और हर क्लास में हम यही आपसे कहते रहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। जो हम प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको 1.5 या 2 घंटे रोज इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है और इनको ही देख के चले जाना है पेपर देने। ये मेरा आपसे वादा है। प्रश्न में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आउट चला जाए, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रश्नों की। भरोसा रखिए 100 में से 100 नंबर ही आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको करना क्या है, 1.5 या 2 घंटे रोज आपको प्रैक्टिस करना है, जितने हम यहाँ पर सेट कंप्लीट करवा दें। क्या होता है, किताब से आपको बेसिक और फार्मूले तैयार करना है। प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है, जो हम करवा रहे हैं, आपको करना है इन्हीं प्रश्नों की। रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, जो है रिपीट होते रहते हैं पेपर में। कोई आप IAS PCS का पेपर नहीं देने जा रहे हो, क्लास 12th का पेपर है भाई। रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। जब रिपीट होते रहते हैं, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो हर एक प्रश्न का आप गर्दा उड़ा सकते हो और आपके आ जाएंगे 100 में 100। जितना बता दें उतना काम करो, पत्थर की लकीर समझो जो हम बता दें। अब देखो कैसे लिखोगे, बताते हैं आपको। तो लिखना क्या है, देखो प्रश्न संख्या पहले का ऐसे करके आपको लिखना है। इतना लिख लिया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको क्या करना है, विकल्प। यहां पे विकल्प आपको लिख देना है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का 1 ही मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। और नहीं आता है तो आपको पता है रफ कार्य करना है आपको। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर रफ कार्य कहां करें। अरे रफ कार्य आपको कहां करना है, कॉपी का लास्ट आपको पन्ना ले लेना है, ठीक है। लिख देना है ऊपर जो जगह होती खाली, रफ कार्य। एक ही पन्ने में आपको रफ करना है और दोनों तरफ आपको लिखना है। एक तरफ नहीं लिखना है, दोनों तरफ लिखना है। एक पन्ना केवल रफ कार्य का कर लेना और वहीं पे अपना रफ कार्य करते रहना और विकल्प में डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, 16, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा देख लो, बेसिक से लगवा देते हैं क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और आपको बता दें प्रश्न कोई सा हो, प्रश्न कोई सा हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 6 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, नई एनर्जी देना पड़ती है हर एक प्रश्न को। देख लो बेसिक से बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। द्विआधारी संक्रियाओं के लिए जो आपको याद है प्रतिचित्रण, वही लिखना है। तो देख लो यहां पे प्रतिचित्रण, समुच्चय का नाम देखो, यहां पे
ए है, तो ये लो ए, ठीक है, और द्विआधारी संक्रिया और ले लो, वहां पे नहीं दी गई है तो हम क्या ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं। ये है प्रतिचित्रण द्विआधारी संक्रिया का, और इसी यहां पर आपको लिख लेना है समुच्चय ए कामा बी। अब यहाँ पे संख्या पूछी गई है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ए क्रॉस ए टेंस टू ए, कुछ नहीं करना, ये आव्यूह आपको यहाँ पे रखना है ऐसे करके, टेंस टू ए कामा बी, ठीक है ना, स्टार सच दैट। अब आपको क्या बनाना है, युग्म, ए का ए के साथ, ए का वी के साथ, वी का ए के साथ, वी का वी के साथ, टेंस टू ए कामा वी। इसको हम रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास इतना, ठीक है। अब यहां से देखो युग्म कितने हैं, 1 2 3 4, तो n बराबर 4। अब क्या निकालना हमें, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, तो यहां पे लिख दो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। फार्मूला होता है बराबर में 2 की घात n, तो 2 की घात n का मान कितना है 4, कितना मिला 16। तो ऐसे करके बेसिक से लगाना है, और ये रिपीट भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बुद्धि में सिलेबस बढ़ जाता है। जब बुद्धि में सिलेबस बढ़ जाता है तो हम ये वादा करते हैं आपके ही गणित में 100 में 100 आएंगे। तो रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सारिक आव्यूह के बारे में बताना है। देखो हम आपको बताते हैं, पाठ 4 थोड़ा बेसिक देख लो, तभी आप टिक लगा पाओगे, क्योंकि लगाने वाला नहीं है, टिक लगाने वाला है डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिक देख लो। जब हमने पाठ 4 सारिक पढ़ाया तो हमने सारिक की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी, सारिक की परिभाषा। सारिक की परिभाषा में हमने यही बताया था, जो सारिक होता है, यहां पे देखो, जो सारिक होता है 2 क्रॉस 2, ठीक है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो क्या होता है वो वर्ग आव्यूह, ठीक है। चाहे आप 2 क्रॉस 2 ले लो, चाहे यहाँ पे आप 3 क्रॉस 3 ले लो, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने परिभाषा आपको बताई थी तो हमने यही बताया था कि जो आव्यूह होते हैं या सारिक होते हैं, आव्यूह तो बहुत प्रकार के होते हैं, 2 क्रॉस 3 कोटि का, 1 क्रॉस 4 कोटि का, 1 क्रॉस 2 कोटि का। तो मेरे प्यारे बच्चों सारिक की अगर बात करें, आव्यूह वही आपको लेना है, वही आपको आव्यूह लेना है और सारिक बनाना है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, बराबर समान। तो ये 2 क्रॉस 2 और ये 3 क्रॉस 3, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान अगर है तो आव्यूह क्या होता है, सारिक होता है, या फिर सारिक क्या होता है, आव्यूह होता है। लेकिन मेरे प्यारे जो अवयव लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं संबद्ध एक संख्या है। क्या बोलते हैं, यहां पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना है जो हम आपको समझा रहे हैं। संबंध एक संख्या, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। संबद्ध एक संख्या है। अब देखो कौन सा इसमें करेक्ट है। सारिक जो है वर्ग आव्यूह तो होता है, तो सारिक एक वर्ग आव्यूह है। यहां पे भी लिखा सारिक एक वर्ग आव्यूह से, सारिक एक वर्ग आव्यूह से, यहां पे नहीं लिखा है वर्ग आव्यूह, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट कर लो पहले से। यहां पे देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो बात की बात है। अगर पहला दूसरा तीसरा इनमें से नहीं होगा कोई,
तब इस पे टिक लगाना है चौथे वाले। तो ये तो पहले से इनकरेक्ट हुआ क्योंकि इसमें साड़िक एक आव्यूह से वर्ग नहीं लिखा है, वर्ग इसमें लिखा है, देखो ये देखो इसमें भी लिखा है, लेकिन ये किस में लिखा है, सम्बद्ध एक संख्या है, इसमें लिखा है नहीं लिखा है, तीसरे वाले में लिखा है सम्बद्ध एक संख्या है, तो यही करेक्ट है जो हमने आपको बेसिक पढ़ा चुके हैं पहले ही, तो वही जानकारी हमने यहाँ पे आपको दी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझ के प्रश्न लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उठाया लगाया वो पढ़ाई बेकार की होती है, उससे क्या होता है, भविष्य खराब होता है, उठाया लगाया। तो आपको समझा रहे हैं, समझो और उसके बाद टिक लगा लो, क्या दिक्कत क्या है, थोड़ा ना सही 5 मिनट ज्यादा यार समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो विकल्प जो भी है वो आप लिख लो डायरेक्ट, कौन सा विकल्प है, थर्ड है, तो साड़िक लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साड़िक एक वर्ग आव्यूह, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, साड़िक एक वर्ग आव्यूह से सम्बद्ध एक संख्या है। तो विकल्प तीसरा करेक्ट है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, अगला देख लो प्रश्न, हटाते हैं इसको, ये तो हो ही गया है। बात करेंगे हम इस वाले की, गा की, कहता है निम्नलिखित में से समाकलन का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले गलत बताते हैं, उसके बाद सही लगवाते हैं। गलत, पहले क्या सीखना है, गलत, क्योंकि गलत जब आएगा तभी तो सही सीख पाओगे। जैसे आई बराबर उसने बताया है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, हम फार्मूला लगाएंगे x की घात n का होता है x की घात n + 1/n + 1, यही होता है, ठीक है। लगाओ इसमें फार्मूला, तो √x - 1/√x का होल पावर 3, ठीक है, अपान में 3। लेकिन जब चर चेंज होता है तो अपान में क्या होता है, अवकलन, ये तो आपको पता ही है, अपान में क्या होता है, अवकलन, अवकलन होगा। लेकिन यहां से क्या निकलना चाहिए, निकलना चाहिए नीचे अचर, अचर ही निकलना चाहिए नीचे जब आप कलन करते हैं। तो यहां पे क्या निकलेगा, √x का 1/2√x और 1/√x का -1/2x√x, तो अवकलन करोगे चर निकलेगा नीचे, निकलेगा चर, तो इसीलिए ये क्या है, गलत रूल है। अब देखो सही गलत पहले, बाद में पता लग जाएगा सही। अगर आप सही सीखते रहोगे तो गलत कौन सीखेगा, अगर आप सही सीखते रहोगे गलत कौन सीखेगा, गलत भी सीख लो। आप सही देख लो, हल करवा देते हैं, ये सब रफ कार्य में आपको करना है। √x - 1/√x का होल स्क्वायर, क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर लगाना है, a² प्लस का v² माइनस का 2ab, ये फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे लगाओ फार्मूला, i बराबर, ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x, और जब प्लस का होगा x + 1/x, जब 2ab करोगे तो ये कट जाएगा, 2 मिलेगा, हटाओ इसे, समझ में आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसका समाकलन करो, x² 2, बताओ 1 पावर में एक घात में लॉग होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखो कौन सा विकल्प करेक्ट है, जो भी विकल्प है वो यहां पर आपको लिख देना है, जो भी विकल्प है लिख देना है। हमको तो ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मापांक नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा लिखो। अगर विकल्प में ना मिले, विकल्प में ना होता तो आपको लॉग वाले जितने फार्मूले हैं सारे के सारे मोड में हैं, याद किए थे ना, ठीक है, तो मोड में ही आंसर शीट आपको देना है, इतना ध्यान रखना है। वहाँ पे विकल्प है, जैसा है वैसा ही लिखो, x² 2, दूसरा पद क्या है, माइनस का 2x, और तीसरा पद क्या है, log x और प्लस का c, हो गया ना, ठीक है। अब बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की, तब तक आप लोग देखो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है, इसको हम रफ कर देते हैं।
और यहाँ पर जो है चेंज करते रहना है, जो भी है वो तो हम यहाँ पे नहीं चेंज कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चेंज कर देते हैं। घा है घा पहले का, तो क्या बताया है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या है भैया, देख लो अवकल संकारक कितने हैं, 1 2 2 हैं, तो इन्हें इनमें देखना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अगर कोटि आपको बताना है अवकल समीकरण की तो देखना पड़ता है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार। अधिकतम अवकलन जहाँ पे मिल जाए, जिस अवकल संकारक में मिल जाए, इनको क्या बोलते हैं, अवकल संकारक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अधिकतम अवकलन यहाँ पे मिला है, समझो वही कोटि है, तो टिक लगा लो। विकल्प जो भी है यहाँ पे फर्स्ट, ये लो हो गया पहले का घा, यहाँ पे बदल दिया, ठीक है हो गया। अब अड़ा देख लो, अड़ा यहाँ पे बदल दिया, लो। अब देखो कौन सा विकल्प होगा करेक्ट, कौन सा विकल्प होगा करेक्ट। तो पढ़ लो पहले क्या बताया, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो ये तो आपको पता ही है, ये फार्मूला भाई। अगर मात्रक सदिश है, कोई सदिश अगर मात्रक सदिश है तो उसका मापांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे लिखा है इतना बराबर इतना, तो मोड x का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट में थोड़ा देख लो, यहाँ पे जैसे मोड x है, क्या है, मोड x का मान निकालना है, वेक्टर होगा, ठीक है। तो मोड x का मान निकालना है, हमेशा धनात्मक, हमेशा धनात्मक मान देता है। ये तो सुना होगा, मोड हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान। तो आंसर शीट भी धनात्मक ही आएगी, कभी भी ऋणात्मक आंसर शीट नहीं आ सकती है। किसी का निकालो मापांक, तभी तो विकल्प में कहीं निगेटिव दिख रहा, नहीं दिख रहा होता तो हमें उससे मतलब ही नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा हल करवा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है भैया, दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब क्या है, लो बंद। और देखो, और वो उस तरफ जो है थोड़ी दूरी पे देख लो, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, फिर डॉट वेक्टर एक्स प्लस का वेक्टर ए इक्वल 8 है ना। यहाँ पे क्या करो, अदिश गुणन कर लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपने ये फार्मूला लगा लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे अगर डायरेक्ट लगा लिया, क्योंकि हमें क्रम विनिमय का नियम दिखाना पड़ता है। बेसिक से हल कर रहे हैं तो बता रहे हैं, वैसे तो कर सकते हो ना, विकल्प आप ढूंढ सकते हो, जैसे लो ये डायरेक्ट कर लो, अगर बहुविकल्पीय है डायरेक्ट कर लो, जैसे बहुविकल्पीय ना होता तो हम बता रहे थे, बहुविकल्पीय कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे लगा लिया ना, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर से मापांक हट जाता है, लग भी जाता है। अब ए यहाँ पे देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिखो, ए यहाँ से मान रखो, उस तरफ लेके जाओ, 9 हो गया, घात हटी, रूट चढ़ा, कितना आया 3। विकल्प तीसरा करेक्ट है, ये लो विकल्प तीसरा करेक्ट है भैया। विकल्प है बहुविकल्प है, तब ऐसा कर सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि डायरेक्ट आंसर शीट बताते हैं। लेकिन अगर बेसिक से लगाओगे तो डायरेक्ट ये यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट करोगे सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि क्रम विनिमय नियम यहाँ पे नहीं यूज होता है, लेकिन जब अदिश गुणन करेंगे तब होगा यूज। तो क्रम विनिमय नियम यूज करना है, ठीक है। कैसे, x का x के साथ, x का a के साथ माइनस इसका इसके साथ, यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, a का a के साथ बराबर 8, इतना लिख दिया ना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम लगा लो, इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, तो इस पे हम लगा लेते हैं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। इसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे जैसे इसको ऐसे लिखा, ऐसे ही इसको लिखो। ये सब हम पढ़ा चुके हैं जब वेक्टर पढ़ाया था। अब ये काट दो और यहाँ पे बता दो क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय
नियम से, बेसिक से हल कर रहे हैं। बाई चांस यही प्रश्न अगर बहुविकल्पीय में ना होता तब आपको ऐसे लगाना जैसे बता रहा है एक्स ए, यही तो है। कैसे लिखा था हमने एक्स, इसको लिखा था बाद वाले को, ठीक है, बाद वाले को लिखा था बाद वाला ए एक्स है ना, ठीक है, एक्स पहले ए बाद में, यही तो क्रमबद्ध में नियम होता है, ठीक है। कट गया ना, क्यों कटा मेरे प्यारे बच्चों? जैसे अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होता तो मेरे प्यारे बच्चों हम शून्य सदिश लिखते, काटते नहीं, इनको काटते नहीं, क्रॉस में नहीं काटा जाता है, लेकिन डाट में काट दो। क्यों? क्योंकि जब भी अदिश गुणन करते हो तो आंसर शीट संख्या में निकलती है, संख्या में निकलती है, तो इसीलिए काट देते हैं। और इसकी आंसर शीट संख्या में नहीं निकलती है तो इसलिए इसको नहीं काटते हैं, इसको काट देते हैं। ये जानकारी होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, ये बातें नहीं पता होती हैं तभी नंबर कट जाते हैं। अब देखो मान रखेंगे, यहाँ पे रख दो, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा, घात हटेगी तो क्या आएगा रूट। अब रूट 9 का बताओ, 3 होता है, 3। देख लो कौन सा करेक्ट है, वो तो पहले ही निकाल चुके हैं। और जो मान आपने रखा है, जहाँ से रखा है समीकरण 1 से, उसको तो आप यहाँ पे लिखो, सामने लिखो, ठीक है, बताना पड़ता है जब बेसिक से लगाते हैं। तो देख लो सारे के सारे यहाँ पे हो गए। अब जल्दी इसको नोट कर लो, अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। दूसरे का बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f such that r tends to r एक ही तथा आच्छादक है, ठीक है। तो यहाँ पे फलन जो बताया गया है fx बराबर 2x एक ही और आच्छादक सिद्ध करना है। तो इसका हल लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब पाठ एक संबंध एवं फलन से प्रश्न मिल जाए, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना पड़ता है। तो लिख लो प्रतिचित्रण, ये है प्रतिचित्रण मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं और प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो f such that r tends to r और fx बराबर कितना दिया गया है, 2x दिया गया है। अब इसका हल कैसे आपको देना है, क्योंकि आपको जानकारी है कि अगर समुच्चय, देख लो थोड़ा बेसिक, अगर समुच्चय परिमित, अगर समुच्चय परिमित मिल जाए तब आपको तीर आरेख से हल देना है इसका। अगर समुच्चय अपरिमित मिल जाए, अगर समुच्चय कैसा मिल जाए इस प्रतिचित्रण में, अपरिमित, तब आपको इस प्रश्न का हल कैसे देना है। देख लो यहां पे फार्मूलों से, मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूले से आपको देना है। अब यहां पे देख लो, जो आगे समुच्चय है बाद में कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अब अपरिमित समुच्चय है तो फार्मूले से ही आपको एक ही और आच्छादक सिद्ध करना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तीर आरेख से कब हम हल देते हैं, जब परिमित मिल जाता है। जैसे परिमित का मतलब 1 2 3, ये परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित का मतलब ... लास्ट का अवयव ना पता हो। तो परिमित जब पता होता है समुच्चय तो हम युग्म बना लेते हैं, युग्म बन जाते हैं तो तीर भी लग जाते हैं। लेकिन अपरिमित होता है तो युग्म इनफाइनाइट तक बनाओगे क्या, बहुत टाइम लगेगा। तो युग्म नहीं बनाते हैं इनफाइनाइट जब सेट मिल जाए अपरिमित, तभी बोलते हैं फार्मूले से ही आपको एक ही और आच्छादक सिद्ध करना है। तो बताओ फार्मूला भाई, एक ही और बहु एक के लिए फार्मूला लगता है
fx1 बराबर fx2। ठीक है, अब fx1 का मान यहां से रखो, कितना मिलेगा 2x1, और fx2 का मान भी यहां से रखो 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया x2। इसके बाद क्या लिखते हैं, फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, ये x1 x2 क्या है, अवयव है। ये अवयव बिलोंग्स टू के जो पहले लिखा जाते हैं, पहले अवयव बोलते हैं, बाद में जो भी लिखा जाएगा समुच्चय लिखा जाएगा। तो ये पहले जो समुच्चय होता है x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय y के लिए होता है। अब आपको ये भी जानकारी होती है, जो x के मान होते हैं उनको प्रांत बोलते हैं, और y के जो मान होते हैं उनको परिसर बोलते हैं। तो x1 x2 किस में बिलोंग करेगा, आगे वाले समुच्चय में। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे बराबर आ गया तो फलन एक एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमने कट्टा पिट्टी की, अपने आप आ गया बराबर, अपने आप आ गया। तो चेक करना है आपको, ये बराबर कैसे आया, यहाँ पे चेक करना है, ज्यादा नहीं, 2 मान लेना है आपको। जैसे r, i या z, एक ही बात होती है, i और z ये अलग होता है। तो r, i, z आपको समुच्चय मिल जाए प्रतिचित्रण में कोई सा एक, तो 1 और -1 पे आपको काम कर लेना है। 2 ही मान पर करो, है तो बहुत सारे, क्यों, क्योंकि r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अभी। अब तो हम ज्यादा नहीं, 2 पे चेक कर लेंगे ये बराबर कैसे आया। यहाँ पे वैसे तो कट्टा पिट्टी करके आया, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे चेक करते हैं, क्या करना है, ये आगे वाला समुच्चय x के लिए x का मान आपको लेना है, यहां से 1 ले लो, हमने बताया फिक्स। फिर इसके बाद x का मान 1 कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो f1 बराबर 2 का गुणा 1 में, तो बराबर 2 निकला। अब x बराबर -1 ले लो पहले वाले समुच्चय से, तो f-1 बराबर क्या आएगा, 2 का गुणा -1 में, तो -2, और यहाँ पे क्या लिख दो, इत्यादि। अब देखना है, इत्यादि का मतलब है बहुत सारे आप मान ले सकते हो x के, इसीलिए लिख दिया, लेकिन 2 ही पर काम करो। अब ये देखना है, f1 की आंसर शीट और f-1 की आंसर शीट, अगर ये आंसर शीट अलग अलग आती है, अगर ये आंसर शीट अलग अलग आती है तो यहाँ पे बराबर आएगा। अगर आंसर शीट सेम आ जाती, 2-2 आ जाती, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आता है। अगर आंसर शीट यहाँ पर -2 आ जाती, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आता है। तो क्या आपने सीखा, अपोजिट। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर असमान आंसर शीट आए, अल्टरनेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बराबर, असमान बराबर, असमान बराबर, समान नॉट बराबर, ऐसे ध्यान रखना है। समझ गए हो, असमान यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो आपको पता क्या होता है, फलन एक एक ही होता है। नॉट बराबर आता तो बहुएक होता। तो यहां पर पहले से बोला गया सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो वही आपको बताना है जो पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो, एम्प्लॉय दैट f कामा समुच्चय r से r में, पहले वाले से बाद वाले में, क्योंकि प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो पहले वाले से बाद वाले समुच्चय में। तो यहां पे ले लो समुच्चय r से r में एक एक ही फलन है। यहां पे क्या लिखो, एक ही फलन है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छादक, फार्मूला तो पता है, अंताक्षेपी और अच्छादक का फार्मूला y बराबर fx। अगर अच्छादक और अंताक्षेपी पूछी जाए तो y बराबर fx फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला क्या बताता है, x का मान y के पदों में निकालो, पहले fx का मान यहाँ पे रख दो, ये आया 2x, तो x का मान y के पदों में निकाल लिया। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा तो फलन अच्छादक होगा, और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो क्या होगा, अंताक्षेपी, नॉट इक्वल पे अंताक्षेपी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा।
जैसे यहाँ पे आपने चेक किया, ऐसे ही वहाँ पे चेक करो, चेक करवाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, बाई का मान लेना है, बाद वाले से बाई का मान लेना है, इतना ध्यान रखना है। एक ही और बहु एक के लिए आगे वाले से मान लेना पड़ते हैं, अच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए बाद वाले समुच्चय से लेना पड़ते हैं। लेकिन आर है यहाँ पे तो 1 और -1 यही बताया, ये फिक्स है, इन्हीं दो पे करो, इन्हीं दो पे काम करो, 100% पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, सिद्ध कीजिए, तो पहले से पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू ही आएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू पे अच्छादक होता है। लेकिन फिर भी आपको समझना है, तो y का मान हम लेते हैं 1, ठीक है, y का मान हमने लिया 1। अब यहाँ पे रखो 1/2 का मतलब है 0.5, ये आंसर शीट बिलोंग करेगी, x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी, r में करेगी, वास्तविक संख्या है ये, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब y का मान -1 ले लो, निकालो, y का मान यहाँ पे रखो, -1/2 कितना मिला, -0.5, ये आंसर शीट नेगेटिव की बिलोंग करेगी, इसमें पहले वाले समुच्चय में करेगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दशमलव वाली, भिन्न वाली सब होती हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख दो r। अब यहाँ पे क्या लिख दो, इत्यादि, इत्यादि लिख दो, बहुत सारे निकाल सकते हो मान, लेकिन दो पे ही निकालो, पता लग जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये आंसर शीट और ये आंसर शीट दोनों जगह बिलोंग्स टू आया, दोनों जगह आया तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ही आएगा। अगर यहाँ पर एक जगह आ जाता नॉट बिलोंग्स टू, चाहे पहले चाहे बाद में, एक जगह आ जाता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता, लेकिन दोनों जगह बिलोंग्स टू है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। और जो बिलोंग्स टू आएगा आपको आगे वाला समुच्चय रखना है, क्योंकि एक्स की जो आंसर शीट निकल रही थी वो किस में बिलोंग कर रही थी, पहले वाले समुच्चय में, तो इसीलिए ये एक्स की आंसर शीट पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, तो बिलोंग्स टू आ गया ना। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे लिखो, एफ कामा समुच्चय, समुच्चय अच्छादक के लिए क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब बनता है, तो बाद वाले समुच्चय से पहले वाले समुच्चय में, तो सेम है, अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो लिख लो आर से आर में एक अच्छादक फलन है, यहाँ पे क्या लिख लो, अच्छादक फलन है, ठीक है। और अतः करके लिख दो, दोनों को मिक्स करके, तो यहीं पे लिखते हैं अतः, अतः एफ कामा एक की, एफ कामा एक की, तथा इसको हम रफ कर दें थोड़ा, तथा अच्छादक फलन है, एफ कामा एक की तथा अच्छादक फलन है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे, अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, थोड़ा रैपिड फायर स्पीड से रफ करते हैं। ये लो, ये रफ हो गया, ये लो हो गया ना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, तब तक क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे बताया गया है, खा वाले में सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स बना पान एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, और ये जो शर्तें दे रखी हैं इनका यूज अभी आप लोग ना करो, जब तैयारी करोगे एनडीए की, आईआईटी की, तब इन शर्तों का यूज होता है। अभी आप क्या करो, इसको डायरेक्ट सिद्ध करो, डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले एलएचएस देखते हैं, एलएचएस, ठीक है। आपको क्या मानना है, थीटा मानना है। वैसे भी हमने पार्ट 2 आपको पढ़ाया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो हमने एक ही वीडियो में सारे के सारे फार्मूले बता दिए थे। तो ये फार्मूला है और यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे करवा देते हैं सिद्ध। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कॉस इनवर्स 1/x बराबर थीटा। जैसे ही आपने थीटा माना वैसे ही आपको समीकरण 1 डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, कॉस इनवर्स को उस तरफ लेके जाना है, हम लेके चले गए तो इनवर्स हट जाता है। अब आंसर शीट मैच करना है। ये 2 लाइनें आपको पार्ट 2 में हमने सिखाई थी, ये 2 लाइनें, ये फिक्स है, फार्मूला कोई सा सिद्ध करो, ये 2 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी। इसके बाद आपको आंसर शीट मैच करना। देखो, जैसे सेक इनवर्स एक्स है,
पीछे से मैच करवाते हैं, आंसर शीट पीछे से का मतलब ये है कि पहले क्या मिला, x मिला, तो x को आपको देखना है। यहाँ पे क्या बना पान x, हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसका क्या कर लो, व्युत्क्रम लेने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ठीक है, व्युत्क्रम ले लिया, ये मैच हो गया। फिर आगे बढ़ो, अब ये मैच करना है। ये मैच करने के लिए पहले आप सेक बनाओ, सेक, तो इसको ऊपर लेके चलेंगे तो क्या बन गया, सेक थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें इनवर्स बना लेना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाता है, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, तो इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा। देखो आंसर शीट मैच हो गई पूरी, सेक इनवर्स एक्स। अब थीटा है ना, समीकरण 1 से मान रख दो, तो थोड़ा और देख लो, दो लाइनें और देख लो यहाँ पे, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा का मान रख दो कॉस इनवर्स 1/x, और यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने क्या किया, थीटा का मान रख दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या, घुमा के लिखना है, इसको इस तरफ, इसको उस तरफ, तो कॉस इनवर्स 1/x बराबर होता है सेक इनवर्स x। ये सिद्ध हो गया, देखो कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब है अगले प्रश्न की बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो देख लो प्रश्न में क्या कहा गया और क्या हमसे मांगा गया है। टिक लगाते हैं पहले, ये गा है, गा में बोला गया दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर इतना x बराबर 0 पर सतत नहीं है, संतत लिखा है, संतत नहीं है, ठीक है। तो एक मान निकालेंगे fa का, fa + 0 और fa - 0, तो तीनों मान तो नहीं निकलेंगे, मतलब निकाल तो सकते हो लेकिन दो पे ही पता लग जाएगा आपको कि ये फलन संतत नहीं है। देखो कैसे, तीन मान नहीं यहाँ पे निकाले जाएंगे, कहाँ पे निकाले जाते हैं, जब चेक करना होता है या फिर सिद्ध करवा रहा है, तो यहाँ पे सिद्ध तो करवा रहा है लेकिन संतत नहीं है फलन। संतत है अगर बताता तो हम तीनों मान निकालते, दो ही निकालेंगे। देखो पहले क्या करो, यहाँ पे क्या लिख लो, दिया गया फलन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, f(x) बराबर x + 2 यदि x ≠ 0, 1 यदि x = 0, ठीक है। अब x बराबर 0 पर f(0) निकालो, ये मान बराबर पर निकलता है। बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नॉट इक्वल है, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। इस शर्त में ये मिल गया, तो शर्त के सामने देखो आंसर शीट, इस शर्त के सामने फलन का मान 1 है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, RHL निकाल लो, दक्षिण पश्चिम सीमा बोलते हैं। f(0 + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0) हमने क्या बताया, ये पहले जो लिखा है ये x का मान होता है, बाद में जो लिखा है वो लिमिट का होता है। लिमिट जैसे लगाते हैं बाद वाला क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है, जैसे नॉट इक्वल वाले प्रश्न जब मिल जाएं तो इस शर्त से ही आपको RHL और LHL दोनों मान इसी से निकाले जाते हैं, जब भी आपको नॉट इक्वल वाला मिल जाए। ये 4G ट्रिक है, समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा हल करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 + h मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने क्या बताया, RHL निकालो चाहे LHL, तो इसके सामने जो फलन का मान होता है उसी से आपको निकाल लेना है। तो x + 2 है, हम क्या करेंगे, h रख देंगे x के स्थान पे, क्योंकि क्या होता है चर को चेंज करना पड़ता है। ये +2 है, ये चेंज नहीं होता है, ना ही होगा। अगर घात होती है x पे वो भी नहीं चेंज होती, केवल चर चेंज करना होता है। तो x प्लस का क्या आया 2, हमने कहाँ से रखा, fh का मान यहाँ से निकाला, ठीक है। अब इसके बाद में लिमिट हटाओ, h के स्थान पे रख दो 0, तो 0 + 2 2, तो इसका मान
बराबर नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों LHL निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं कि 2 ही मान निकालेंगे हम, 2 से ही पता लग जाएगा फलन संतत नहीं है। तो इसकी आंसर शीट इसकी आंसर बराबर नहीं है, तभी हमने तीसरी लिमिट का मान नहीं निकाला। इन्हीं दोनों पे ही बता दो F0 नॉट इक्वल F0 + 0। अब आपको लिख देना यहाँ पे अतः x = 0 पर fx जो लिखा है वही लिख लो, संतत नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न लगवाते हैं, थोड़ा जल्दी इसको ले लेते हैं हम, तब तक आप लोग अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब ये वाला प्रश्न देख लो। कहता है सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है, लेकिन योगफल का तो पहले जोड़ेंगे। पहले तो लिख लो दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योगफल निकालो तो 2 + 2 4i कैप हो जाएगा। जोड़ेंगे 2 और 1 3j कैप। ये देखो माइनस का 5k कैप है प्लस का 3k कैप है, माइनस का 2k कैप मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? मात्रक सदिश, ठीक है। मात्रक सदिश निकालना है। फार्मूला तो पता है ना, क्या होता है? n कैप बराबर सदिश का जो भी नाम है उसी नाम से फार्मूला आपको बनाना है। ये फार्मूला बन गया। जो भी अंश में आपको लिखना है सदिश उसी का मापांक निकाला जाता है नीचे। तो n कैप बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान देख लो 422, ये लो 422। अब इसी का मापांक निकाल लो नीचे। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, फिर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा, ये लो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। n कैप बराबर 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा। ये ट्रिक है, सीख लेना है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमें यहाँ से कॉमन मिला, तीनों से हमने ले लिया बाहर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। इसे बाहर निकाल लो और ऊपर कॉमन ले लो, ऊपर 2 कॉमन ले लो और नीचे इसे बाहर निकाल लो। और रूट के अंदर कितना हुआ? 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा n कैप। तो आंसर शीट क्या निकली n कैप की? 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप अपान में √6, ठीक है। जब भी आपको सदिश की आंसर शीट निकालना हो, तो आपको पद अलग अलग करके बताना है, पद अलग अलग करके। जैसे ये सदिश आपको दिया गया है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अलग अलग पद हैं फुटकर। जब भी सदिश आपको बताना है तो फुटकर पदों में आंसर शीट देना है। तो 2/√6 लघुत्तम वापस कर दो, फुटकर पद बन जाएंगे। ये लो 1/√6 k कैप, ये निकला है यहाँ पे जो मांगा गया था मात्रक सदिश। नोट कर लो इसको। अब रफ कर देते हैं, अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तब तक इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट है इसका, इसको करवा के फिर आगे के प्रश्न और हल करवाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए और पी बी का मान दिया गया है, हमें पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। जब भी आपको बटे में प्रायिकता पूछी जाए तो साप्रतिबंध प्रायिकता का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले का यूज
करके आपको मान निकालना है पी ए अपॉन बी का। तो सबसे पहले क्या लिख लो, यहाँ पे बताया गया है, दिया है ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो दैट इज बताओ भैया स्वतंत्र घटना में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, यही फार्मूला होता है स्वतंत्र घटना होगा। ठीक है, समीकरण 1 डालो, पी ए बराबर हमको दिया गया है 0.3, पी बी बराबर दिया गया है 0.4, हमको निकालना है पी ए अपॉन बी का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, साप्रतिबंध प्रायिकता से पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यहां से मान रख लेना है, बताया गया है पी ए इंटू पी बी अपॉन में पी बी सेम टू सेम रखो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से पी बी से पी बी कट गया तो क्या मिला पी ए। अब पी ए का मान देखो कितना है, यहाँ पे देखो पी ए का मान 0.3, तो पी ए अपॉन वी की आंसर शीट निकली है 0.3। उत्तर माला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आंसर शीट जो भी मिलेगी वो किस में लाई करेगी, इसमें लाई करेगी 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस। ये कंप्लीट हो गया, जल्दी नोट करो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है तीसरे का। बताया गया है यदि r बराबर इतना है तो r इनवर्स संयोजन r इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ते हैं, संयोजन पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बेसिक देख लेना है थोड़ा सा, उसके बाद इसको हल करवाते हैं। बेसिक में दो संबंधों का संयोजन, एक फार्मूला होता है, देख लो कितने संबंध यहां पे हैं, 2। तो a कामा बी बिलोंग्स टू r, एक संबंध हो गया। फिर और अब दूसरा युग्म जो है यस से आपको लेना है। जैसे बात करेंगे दूसरा युग्म आपको कैसे लिखना है, बाद में जो यहाँ पे है b है तो b से ही स्टार्ट आपको मिलेगा, b से ही स्टार्ट युग्म मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे r इनवर्स संयोजन r इनवर्स ज्ञात करेंगे तब आपको जैसा यहाँ पे समझा रहे हैं वैसे ही मान निकलेगा। तो कहने का ये मेरा मतलब है दो युग्म आपको लेके चलना है, संबंध r और संबंध s से, और कैसे लेके चलना है वही हम आपको सिखा रहे हैं। तो पहला तो युग्म आपको r से लेना ही लेना है, फिर उसके बाद दूसरा जो युग्म है संबंध s से लेना है, वो कैसे लेना है, b से ही स्टार्ट होना चाहिए, वही युग्म लेना है। और यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा, चाहे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी लिखो, यहाँ पे आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया सी, अब b से b हट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा a कामा सी बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू के बाद में यहाँ पे क्या है संयोजन, देखो बाद वाला पहले, फिर संयोजन पहले वाला बाद में, समझ गए हो। जब हम लिखेंगे यहाँ पर बाद वाला संबंध पहले, पहले वाला बाद में, ये है फार्मूला दो संबंधों का संयोजन। अब आप कहोगे कि सर इस प्रकार के युग्म हम सीख चुके हैं, कहाँ सीख चुके हो, संक्रामक संबंध में। ये फार्मूला होता है संक्रामक संबंध का, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर R इनवर्स है, संयोजन R इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे जो हमने फार्मूला आपको बताया है यहाँ पर देखो इनवर्स आपको नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसी को हम बना लेते हैं भैया, कुछ नहीं करना है। R है, यस है, इनवर्स से फार्मूला लिख दो, क्या दिक्कत है। देखो कैसे, a कामा बी
इसको हम रफ कर देते हैं, इनवर्स से लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे इनवर्स में बताया गया। लो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स कर लो, फिर और वी कामा सी बिलोंग्स टू एस इनवर्स कर लो, इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू एस इनवर्स संयोजन आर इनवर्स। ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। युग्म वही रहेंगे, चाहे इनवर्स हो चाहे कुछ भी हो, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने ये फार्मूला बनाया है, ये दो युग्म लेके चलना है आपको, और ये आंसर शीट आ जाएगी। और ये कैसे लिखा जाता है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में संबंध लिखा जाता है। समझ गए? ठीक है, अब मान निकल आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, युग्म चाहे जैसे हो उससे मतलब नहीं होता है। जो हमने आपको तरीका बताया उसे सीखना है। जैसे ये तरीका बी से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा युग्म लेना है, ये तरीके होते हैं। युग्म चाहे जैसे हो उससे क्या मतलब है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यदि। यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो r बराबर 45, 14, 46, 76, 37। देख लो 45, 14, 46, 76, 37। अब क्या करना है, हमें आर इनवर्स निकालना है इसी से, क्योंकि हमें आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स की आंसर शीट निकालना है। तो क्या होता है, देखो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख दो। 45 है 54 लिख दो, 14 है 41 लिख दो, 46 है 64 लिख दो, 76 है 67 लिख दो, 37 है 73 लिख दो। इसको हम रफ कर देते हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख दिया हर एक युग्म में। हर एक युग्म में हमने घुमा के लिखा तो आर इनवर्स ज्ञात हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कैसे आपको आंसर शीट निकालना है आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स की, समझ लेना है जो हम आपको समझा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पहला युग्म लेके चलना है। क्योंकि अगर ये फार्मूला संक्रामक संबंध के रिलेटिव है, तो हमने आपको बताया था कि सममित और संक्रामक संबंध जब भी हम बताते हैं परिभाषा सत्य या असत्य, तो पेन कहाँ से चलाना पड़ता है, संबंध से चलाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको संबंध से ही पेन चलाना है, मतलब युग्म से। हर एक युग्म पर काम होगा, जितने युग्म हैं हर एक युग्म पर। तो पहला हमने क्या उठा लिया, 54 उठा लिया। ठीक है, आर इनवर्स से उठाओ, फिर और लिख दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो युग्म होगा वो 4 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि रूल आपको पता है। दूसरा जो युग्म लेना वही इसी से लेना है, आर इनवर्स से। क्योंकि देखो यहाँ पे आर इनवर्स, यहाँ पे आर इनवर्स, तो दोनों सेम है। तो जो युग्म लेके चलेंगे आर इनवर्स से ही लेके चलेंगे दोनों। तो पहला हमने उठा लिया, अब दूसरा युग्म आपको ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। कैसे, बाद में ये 4 है तो दूसरा युग्म 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए, वही आप इसमें से लिखना है। तो 4 से स्टार्ट ये है, नहीं है, ये है, इसमें नहीं है, केवल एक मिला 4 से स्टार्ट, ये नहीं है 4 से स्टार्ट। अब आप कह रहे हो कि सर ये आप क्यों बार बार बता रहे हो, क्योंकि आप ले चुके हो। मेरे प्यारे बच्चों, युग्म रिपीट हो सकता है, एक बार, बार बार, 1000 बार, उससे मतलब नहीं होता है। रूल इज रूल मैथमेटिक्स। युग्म 50 बार यूज हो जाए उससे मतलब नहीं है, आपको केवल समझना है जो बता रहे। युग्म लेके चले हो, दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तिबारा भी रिपीट हो जाएगा, 50 में रिपीट हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। जैसे हम लेके चले, दूसरा युग्म 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इनमें से देखना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर दोबारा देखो 4 से स्टार्ट है ये, लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये 4 से 4 हट जाएगा और 5, 1 लिख जाएगा। अब कैसे लिखोगे, बाद वाला पहले, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो हमने बेसिक में आपको बताया यहाँ पे संबंध अलग अलग लेके बताया, लेकिन यहाँ पे सेम है। तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ये ना काम करो, डायरेक्ट लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इस युग्म पर काम करो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको और सिखा दें। जैसे
इस युग्म पर हमने काम किया, 5,1 पर काम किया। फिर हम करना चाहते हैं इस युग्म पर काम, हम इस युग्म पर फिर काम करना चाहते हैं। अब बताओ 4 से स्टार्ट युग्म देखो कोई सा है, इसको छोड़ के, क्योंकि ये लेके आप यूज कर चुके हो, अब नहीं, क्योंकि सेम टू सेम लाइन हो जाएगी फिर। अब दूसरा युग्म देखो 4 से स्टार्ट है कोई सा, अगर हम इसको दोबारा लेके चलेंगे तो 4 से स्टार्ट हमें युग्म मिलते रहेंगे और इस युग्म पर हम काम करते रहेंगे जब तक मिलते रहेंगे 4 से स्टार्ट युग्म। लेकिन नहीं मिला है 4 से स्टार्ट युग्म, कोई सा नहीं मिला है इसके अलावा, तो इस पे अब काम नहीं होगा। ये युग्म केवल एक बार काम करेगा, एक बार करेगा, आगे नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं हम करवाएंगे इससे काम। अब देखो, अब आपको ये पकड़ लेना है, आपने पकड़ लिया 4,1, ठीक है, आर इनवर्स। फिर आपको पता है दूसरा युग्म कैसे लिखा जाता है, 1 है यहाँ पे, बाद में 1 यहाँ पे लिख दो, क्यों 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब 1 से देखो कोई सा युग्म स्टार्ट है, क्योंकि हमें पूरा करना है युग्म, 1 से स्टार्ट नहीं है, तो ये जो युग्म है एक बार भी काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसके बस का नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट युग्म नहीं मिल रहा है। जब दिया है नहीं मिल रहा है, देखो जब दिया है नहीं मिल रहा है तो आंसर शीट कैसे निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तो इस युग्म ने एक भी बार काम नहीं किया, इस युग्म ने एक भी बार काम नहीं किया, ठीक है, छोड़ दो उसे, उसके बस का तो है नहीं। चलो आगे देख लो। अब ये युग्म हम उठाएंगे, 6,4 उठा लिया, आर इनवर्स है। अब आपको क्या करना है, हाँ 4 से स्टार्ट युग्म देखना है, ये 4 है, 4 से देख लो, तो 4 से स्टार्ट केवल एक ही तो है, ये लिख लो दोबारा। ये बदल गया तब इसलिए हमने लिखा, ये बदल गया ना युग्म, तब यहाँ पे लिखा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 से 4 चला गया, कितना आएगा 6 और 1, और यहाँ पे आर इनवर्स संयोजन आर इनवर्स, ठीक है, तो 6,4, ठीक है, एक लाइन लिख ली। अब इसके बाद देखो फिर दोबारा हम 6,4 लेके चलेंगे, 6,4 दोबारा लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें 4 से स्टार्ट युग्म मिलेगा तो इस पे एक बार और काम हो जाएगा, मतलब 4 से स्टार्ट युग्म मिलते रहेंगे तो हम इस पे काम करते रहेंगे। तो मिलेगा नहीं 4 से स्टार्ट, दूसरा युग्म नहीं मिल रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे ये काम नहीं करेगा। इसने बोल दिया हम एक ही बार काम कर पाएंगे, हम नहीं आगे कर पाएंगे, तो नहीं कर पाओगे तो नहीं हम आपसे काम लेंगे, आपको छोड़ देते हैं। अब इस युग्म पे देख लो, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ 6,7, आपने 6,7 ले लिया, आर इनवर्स है, इम्प्लाई दैट, यहाँ पे और लिखो और, ठीक है, आपने ले लिया। फिर 7 से स्टार्ट युग्म देखना है, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 से स्टार्ट युग्म देखना है। कोई स्टार्ट 7 से, ये है 7 से स्टार्ट, देख लो 6,7 लेके चले तो 7 से स्टार्ट है युग्म, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि उस तरफ स्पेस मेरे पास नहीं है, पूरी लाइन लिखना है एक ही में, तो ठीक है, हमको मिल गया 7 से स्टार्ट युग्म, ये हम लेके चले, ठीक है, और 7,3 इम्प्लाई दैट, अब 7 से 7 हट जाएगा, 6,3 लिख जाएगा, ठीक है। चलो अब फिर इसे लेके चलो, इसे फिर लेके चलो, ट्राई करते हैं। एक बार इसने काम कर लिया ना, देखते हैं दोबारा करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से स्टार्ट देखो दूसरा युग्म है, अब कोई 7 से स्टार्ट युग्म नहीं है, केवल यही था, वो यूज हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये काम नहीं करेगा, 6,7 कह रहा है कि हम एक बार ही करेंगे, नहीं करेंगे आगे काम। जब नहीं करेगा तो छोड़ देते हैं इसे। अब दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लो, तो दूसरे को पकड़ा 7,3, तो आपने 7,3 पकड़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 से स्टार्ट होना चाहिए युग्म, 3 से देखो स्टार्ट है कोई सा युग्म,
क्योंकि ये आपने पकड़ा 7,3। तो 3 से स्टार्ट नहीं युग्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7, जो 3 है इसके बस का नहीं रहा। एक 7,3 के बस का नहीं रहा जो काम करेगा, और एक ये 4,1। ये 2 निठल्ले हैं भाई। इन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं आराम करूँगा। कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि युग्म तो मिल नहीं रहा ना स्टार्ट। तो जिन्होंने काम किया वहीं से आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना, अतः करके लिख दो R इनवर्स संयोजन R इनवर्स। देखो यहाँ से पहली आंसर शीट 5,1, दूसरा युग्म देख लो 6,1, तीसरा युग्म देख लो 6,3। ये आंसर शीट आ गई 51, 61, 63। नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। जल्दी जल्दी नोट कर लो। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है भाई, इसको हम रफ करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लो, रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये हो गया। ये वाला देखो, सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, सरल सवाल है, LHS ले लो। ये तो पार्ट 2 का है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलो पहले क्या करो, देख लो आंसर शीट, हमें tan इनवर्स लानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स का गुणांक 1 है, यहाँ पे कितना 2, तो 1 बना लो। गुणांक जब 1 बन जाएगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो गुणांक हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1। तो ये 1 है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या करो, इसे थोड़ा सा हल करेंगे। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, बराबर में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा लो, इसका गुणांक 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम फार्मूला लगा लेंगे 2 वाला। ठीक है, tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 2x है, x 1/2 अपान में 1 माइनस एक्स के स्थान पे रख दूँ 1/2, तो 1/4 आ जाएगा ना। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7 ITT रखूँ। ठीक है, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो नीचे कितना मिला 3/4, तो 4/3 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7 लगाओ फार्मूला, यही वाला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लगा लेंगे। तो देख लो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y के बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो tan इनवर्स x है 4/3, y है 1/7 अपान में 1 माइनस का गुणा इनका करना है 4/3, 1/7 का आपको गुणा कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम लेना है अंश में। हमने बताया था tan इनवर्स वाले में क्या होता है, जो अंश में लघुत्तम मिलेगा वही हर में मिलेगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे 21 मिला। ठीक है, 7 चौक 28 प्लस का 1, नहीं 7 चौक 28 हो जाएगा ना, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे 21 ले लो, 21 एकम 21 माइनस का 4, 21 से 21 कैंसिल हो गया, कितना मिला tan इनवर्स 8 3 11। ठीक है, 31/17। तो 31/17 यही हमको आंसर शीट लाना थे। नोट कर लो जल्दी, इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न जो है आव्यूह से है, आव्यूह से बढ़िया प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है। अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं मिला था हमको, पहली बार ऐसा प्रश्न देखा है ये गा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे बोला है यदि a तथा b 2 n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में मापांक नॉट इक्वल 0 होता है। कहता दर्शाइए इतना बराबर इतना। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना दिया है।
दिया है वर्ग आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो नॉट इक्वल और नॉट इक्वल। सबसे पहले ये लिख लो, मापांक 0 के बराबर नहीं आएगा अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्युत्क्रम दिख रहा है, तो एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से। तो देखो यहाँ पे जैसे A बराबर AI, ये आपको समझना है, ये बेसिक है थोड़ा सा। A को इस तरफ लाएंगे तो A इनवर्स बराबर I। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। तो आपको कैसे लिखना है देखो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे AB का होल इनवर्स है AB, मतलब 2 दिख रहे हैं आपको इनटू में आव्यूह, तो 2 ही लेना है। ये तो बेसिक है, 1 ले लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे A है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, AB ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे A इनवर्स है तो क्या ले लेंगे, यहाँ से AB का होल इनवर्स, और बराबर क्या है I, तो I ही रहेगी। समझ में, ऐसे करके लिखना है। अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाना है, ये जो लिखी है लाइन इसी को आगे बढ़ाना है और ये सिद्ध कर देना है। क्या करना होता है देखो, जैसे यहाँ पर AB है और AB का होल इनवर्स, अब ये आपको बनाना है B इनवर्स A इनवर्स बनाना है। यहाँ पे पहले क्या बनाओ, A इनवर्स बना लो यहाँ पे पहले। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम A इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे। पूर्व गुणन सीखो, तो देख लो यहाँ पे दोनों जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है। दोनों पक्षों में A इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों A इनवर्स और यहाँ पे AB और AB का होल इनवर्स बराबर, पूर्व का मतलब होता है पहले आपको लिखना है, आगे A इनवर्स, चाहे बराबर के उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। ये लिख गया। अब देखो A और A इनवर्स को मिला लेंगे। ठीक है, B को ऐसे ही लिखेंगे। क्यों मिलाया, क्योंकि आपको पता है इसका मान I होता है I, और इसका तो जानते हो ना, A इनवर्स लिख दो। क्यों, क्योंकि A इनवर्स इनवर्स होता है क्योंकि इकाई आव्यूह का चाहे किसी आव्यूह में गुणा करो, ठीक है, चाहे इनवर्स में करो या इनवर्स में ना करो, तो आव्यूह ही आता है। जो भी है इनवर्स है तो इनवर्स ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I रख दो। ठीक है, क्योंकि यहीं से हम आपको समझा देंगे, पहले I रख देते हैं। देखो इधर जैसे A बराबर क्या होता है, AI होता है। A बराबर क्या होता है, AI। अब क्या करेंगे, A को इस तरफ लाएंगे तो A इनवर्स A बराबर I। समझ गए, A बराबर AI से ये रखा है, A इनवर्स A बराबर I। अब IB को क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे इंटू किया था तो A इनवर्स आया। किसी आव्यूह का इंटू करेंगे हम इकाई आव्यूह में तो आव्यूह ही आता है, तो आव्यूह लिखो, यहाँ पे लिख दो IB इक्वल B। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हाँ इतना A इनवर्स आ गया, अब B इनवर्स चाहिए। आंसर शीट देख के ही करते हैं सब कुछ, तो B इनवर्स लाना दोनों पक्षों में, फिर आपको यही लाइन लिखना है, लेकिन A इनवर्स के स्थान पे B इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में B इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर नोट करो, उसके आगे यहाँ पर आपको लिखना है। देखो पूर्व गुणन का मतलब होता है आगे आपको लिखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ, आगे ही लिखना है B इनवर्स। ठीक है, देखो ये आंसर शीट मैच हो गई बराबर के उस तरफ। अब थोड़ा इस तरफ मैच करवाएंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा B इनवर्स B, ब्रैकेट में ले लो, ले लिया ना, ठीक है, और इसको ITD लिखो। बताओ B इनवर्स B क्या होता है, I। A इनवर्स I होता है, तो इसीलिए ये भी I हो जाएगा।
बराबर में बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ पे लिख दो वी इनवर्स बी बराबर आई होता है। अब ये आई का इसमें इंटू करेंगे तो हमने आपको बताया आई का किसी में इंटू करो तो आव्यूह ही मिलता है, तो ये आव्यूह मिलेगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई है, देख लो ठीक है, नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं इस तरफ, नोट कर लो उसको, आगे बढ़ते हैं। अब रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफ करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। चलो गा देख लो, हो गया गा। अब देखो घा, देखो घा, घा में क्या कहा गया, देखो घा में बताया गया है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है, पहले लिख लो जीतने की प्रायिकता दे दी गई है ए की, तो पी ए बराबर 1/3। आगे क्या लिखा, बी के जीतने की प्रायिकता दे दी गई है 1/4, ये लो 1/4 लिख दिया। फिर बोला है इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता कोई ना जीत पाए। देखो यहाँ पे देखो ए और बी, और में क्या लगता है इंटरसेक्शन, क्या लगता है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या बोला है कोई ना जीत पाए, तो कोई ना जीत पाए डैश डैश होता है, समझ में आया, ये मान आपको निकालना है। तो ठीक है, लेके चलेंगे हम इसको पी ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश बराबर, देखो गलत और सही सीख लो पहले, गलत, क्योंकि गलत अगर आता है तभी तो सही सीख पाओगे, गलत पहले देख लो, गलत और फिर सही। जैसे हमने आपसे ये कहा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए इंटू पी बी, ये कब होता है जब स्वतंत्र घटनाओं या घटनाएं होती हैं, जब ए और बी क्या होती हैं स्वतंत्र घटनाएं, तब ऐसा होता है। ठीक है, तब ऐसा होता है। लेकिन आप कहोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए होता है, हम कहेंगे होता है पी डैश पी ए डैश पी बी डैश, हम कहेंगे होता है, डैश के लिए सबके लिए होता है, लेकिन स्वतंत्र घटनाएं होना चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं होना चाहिए। इसका मतलब है स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा बताते हैं, दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी, दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी तो हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर, जैसे आप कहोगे कि सर यहाँ पर इंटू कर लो, ये लगा लो, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे यहाँ पे क्या लिखा कोई ना जीत पाए, तो दोनों घटनाएं यहाँ पे घटित नहीं हो रही हैं, तो परस्पर अपवर्जी देख लो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, यहाँ पे क्या लिखो परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये आपको समझ लेना। जैसे यहाँ पे बोला गया परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए परस्पर अपवर्जी घटनाओं की। देखो परस्पर अपवर्जी घटनाओं में ये होता है दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती हैं, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटित होती हैं। अगर पहली घटना घटित हुई है तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी घटना घटित होगी तो पहली नहीं होगी, तो यहाँ पर दोनों घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 0, तो इसका यूज करना है, इसका नहीं होगा स्वतंत्र घटनाओं में, यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते हो, गुणा नहीं कर सकते हो, इतना ध्यान रखना पी ए डैश इंटू पी बी डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घटनाएं अपवर्जी हैं, स्वतंत्र नहीं घटनाएं, स्वतंत्र अगर होती तो इतनी देर में अब तक सवाल लग गया था, गुणा कर लेते। तो भैया आगे कैसे बढ़ाओगे हम बताते हैं। देखो जैसे पी ए यूनियन बी का होल डैश लिख दिया, ये कैसे लिखा, देखो आपको पता है डी मॉर्गन के नियम से, ये आपने पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर क्या होता है ए डैश यूनियन बी डैश। एक और होता है दूसरा, लेकिन जो यहाँ पे यूज हुआ है वही लिखवा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये कहीं लिख लेना है। अब दूसरा देख लो,
दूसरा यूनियन में देख लो, ए यूनियन बी का होल डेस बराबर क्या होता है, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। मतलब ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस को हमने ऐसे लिखा, ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। अब इसके आगे देखो, पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। अब यहाँ पे डेस है तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी ई प्लस पी ई डेस बराबर क्या होता है 1। तो पी ई डेस हम निकालेंगे तो 1 माइनस पी ई, ठीक है। तो 1 माइनस डेस हटा दो, डेस हटा दिया, ठीक है, 1 में से माइनस कर लिया, ये फार्मूला यूज कर लिया। ये है की प्रायिकता, ये नहीं की प्रायिकता है। नहीं की निकालना है तो 1 माइनस है की प्रायिकता, है की निकालना है तो 1 माइनस नहीं की प्रायिकता। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो, देखो 1 माइनस यहाँ से थोड़ा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और यहीं से लिखते हैं 1 माइनस पी ए का मान देख लो कितना, 1/3 रख दो, फिर प्लस 1/4। इसका मान बताओ, इसका मान हमने रख दिया 0। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र नहीं है, परस्पर अवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटित होती हैं, ठीक है। अब देखो 1 माइनस यहाँ पे 4 और प्लस का 3, 7/12 लघुत्तम ले लो, कितना मिला 12, 12 एकन 12 माइनस का 7, 12 में से 7 को माइनस करो तो 5/12। उत्तर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आंसर शीट इसमें ही लाई करेगी, कर रही है तो करेक्ट है, नहीं करेगी तो इनकरेक्ट है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए आपके 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब लाएंगे अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न सेट 6 के। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।